वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? एलिमेंटल। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? एलिमेंटल। एलिमेंट क्या होता है? अच्छा, हम लोग तो पार्टी हो गए हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे थूक से मिटाते जा रहे हैं। ऐसे ही एलिमेंट क्या होते हैं आपका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो ये अगर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हीलियम, तो ये क्या है? मोनो एटमिक। ये तीनों क्या हो जाएंगे? वाह। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एलिमेंट है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंटल मॉलिक्यूल। जैसे आप O3 भी लगाते हो, S8 भी लगाते हो, P4 लगाते हो, ये सारे के सारे एक ही एलिमेंट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। और लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स जो कि कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ये तो। बताओ यौगिक या कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें दो या मोर देन 2 एलिमेंट्स होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर और आपका जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल है उनके अंदर फर्क क्या हुआ? क्या फर्क होता है जब आप बोलते हो कि एक तो H2 है और एक H2O है? दो डिफरेंट एलिमेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जुड़ेंगे और फिर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जबकि अगर हम H2 को देखते हैं तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन सिमिलर हमारे एलिमेंट है यहाँ पे, या सिमिलर एटम है यहाँ पे, दो अलग अलग एटम है। दूसरी बात ये कि जब भी हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड के अंदर एक चीज हमेशा याद रखनी होती है, रेशियो, जो कि किसका होता है? मास का। और ये रेशियो जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है। आप पानी को देखते हो या फिर आप वेपर को देखते हो, हमेशा वाटर का यही रेशियो होगा, जिसमें हाइड्रोजन का रेशियो होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। जब आप अमोनिया को देखते हो तो इसके अंदर नाइट्रोजन और उसके साथ में जुड़ा होता है हाइड्रोजन। रेशियो क्या रहेगा? 14:3। 14 किसका है? नाइट्रोजन का, और 3 है हमारे हाइड्रोजन का। जब हम CO2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट हमारा ये डिस्कशन चल रहा था, CO2 आप कैसे बनाते हो? तो यहाँ पे अगर आप मास लोगे तो 2 ऑक्सीजन का लोगे और 1 कार्बन का लोगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हमारे पास में एक एटम है, ठीक है। अब ये जो एटम है इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज जो है उनको प्रपोज किया। उन्होंने ये बताया कि अगर हम एक एटम की बात करें तो वो कैसा होता है, क्या उसकी संरचना होती है, और उसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास में थ्योरी आई थी वो दी थी डाल्टन ने, सबसे फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि जब एटम की हम लोग बात करते हैं तो एटम को बताने वाला जो फर्स्ट थ्योरी है वो किसने दिया था? तो वो दिया था डाल्टन ने, ठीक है। अब डाल्टन ने क्या बताया? सिंपल, कोई भी चीज याद नहीं रखनी है, अभी पिक्चर देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। बस इस बॉल को याद रखना, दैट्स इट। ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना न्यूट्रॉन, कुछ भी नहीं, सिंपल ये बॉल याद रखना। तो ये आपका डाल्टन का एटम का हमारे पास में जो थ्योरी या जो मॉडल है वो ऐसा ही दिखता है। अब उन्होंने क्या बताया? डाल्टन ने ये बताया कि हर एक एलिमेंट, हिंदी में बोलते हैं तत्व,
हर एक एलिमेंट या तत्व जो होता है वो एक्सट्रीमली छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एटम। पहले जब हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे तो हम लोग इनको पार्टिकल्स बोल रहे थे। हर एक मैटर जो होता है वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब हम उन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? एटम। तो ये उन्होंने भी बताया कि हर एक एलिमेंट है या हर एक मैटर पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एटम। अब उनकी इस थ्योरी का सबसे खास पॉइंट जो उनकी इस थ्योरी के अगेंस्ट चला गया वो एक ही है। उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। एटम की थ्योरी का 4 पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं। तो आपको अगर ये पूछे कि डाल्टन ने कैसे बताया था, तो डाल्टन ने एटम को बताया इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल जिसको हम तोड़ नहीं सकते, एंड सिमिलरली जिसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। यही उन्होंने बताया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये एक एटम बना दिया। अब ये तो उन्होंने बता दिया, अच्छी बात है। एटम जो होते हैं उनके मास तो होता है बट उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। दूसरी चीज जो उनके अगेंस्ट चलेगी, उन्होंने बताया एटम का भाई अपना मास तो होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रक्चर, तो उन्होंने बोला भाई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ऐसा हम आज जब एटम पढ़ते हैं तो नहीं होता। नेक्स्ट, किसी भी एलिमेंट का जितने भी एटम्स होते हैं वो सब के सब मास के अंदर आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। क्या हम आज ऐसा पढ़ते हैं? मैंने एलिमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी, लिखी है क्या किसी ने? किसी ने लिखी है एलिमेंट की डेफिनेशन? वाह, एलिमेंट की डेफिनेशन ही नहीं लिखी। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर जो ब्रोक, मतलब सिंपल फॉर्म में टूट नहीं सकते। और मैंने अपनी लैंग्वेज में यही लिखा। और मैंने दो परिभाषाएं लिखवाई थी। मैंने बोला था अगर बहुत पुराने टाइम में अगर हम सोचते कि एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, तो हम बोलते हैं एक ही तरह के एटम से मिलकर जो चीज बनी होती है उसको हम लोग एलिमेंट या तत्व बोलते हैं। लेकिन आज की परिभाषा वही है क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये सही, ये क्या होता है? समस्थानिक क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब हम आज के एलिमेंट की परिभाषा देखते हैं, सो बिकॉज ऑफ आइसोटोप हम आज क्या बोलते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो ये जो हुआ कि आइडेंटिकल है, ये और अगेंस्ट में चला गया। मैंने बोला था बहुत पुराने टाइम में इस तरह से बोला जाता था कि एक तत्व के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे। क्या मैंने ये नहीं लिखवाया था? पर हम लिखना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है हमें तो सब कुछ आता है। पढ़े पढ़ाए केमिस्ट्री से आए हैं, सब केमिस्ट्री के मास्टर्स बैठे हैं। नहीं लिखा था और अभी भी नहीं लिख रहा। अभी मैम को बोलना पड़ता है कि लिखो। पता नहीं मैम को देखने में इतना क्या खो जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं। बट प्राची, इसके साथ में हम लोगों ने जो ऑल्टरनेट अपना दिया था ना कि इसकी अगर हम दूसरी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट या प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें जितने भी एटम्स होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा और उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। यानी कि हम इंक्लूड कर लेते हैं सारे के सारे आइसोटोप को भी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम कार्बनिक हैं ना, तो हम कार्बनिक हैं तो क्या हमारे अंदर सिर्फ कार्बन 12 पाया जाता है? नहीं, हमारे अंदर कार्बन 13 भी पाया जाता है, कार्बन 14 भी पाया जाता है। तो हम भी तो मैटर हुए। तो जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी उस समय तक आइसोटोप्स जो थे
वो इतने ज़्यादा चलन में नहीं थे, उनकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इसीलिए डाल्टन ने जितना उनको समझ में आया उन्होंने ये बता दिया कि मेरे हिसाब से एटम होना चाहिए कैसा, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। एक एलिमेंट के सारे एटम होने चाहिए आइडेंटिकल। फेल हो गया। उसके बाद में एटम होता है स्ट्रक्चरलेस। ये उनकी थ्योरी के मुख्य पॉइंट्स थे। अब जितने भी एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। उनके जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर, कंपाउंड। गुड। अब देखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये उनकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे। अब ऑब्जेक्शन कहां पर आ गया, उन्होंने ये बताया कि एटम जो है इनडिविजिबल है, लेकिन हम जानते हैं एटम इनडिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? आप एटम को, परमाणु को तोड़ सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये रहा, ये मैंने आपको बताया, एक बॉल याद रखना बस खाली। एटम सबसे छोटी यूनिट नहीं है। अब हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल भी है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे सबसे बड़ी चीज गलत हो गई। आपने बोला कि एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर ये कहां से आया? एटम का अपना एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। हम जैसे जैसे थ्योरीज में आगे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि एटम जो है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे गलत हो गया। इसके बाद में ये जो हम लोगों ने देखा कि एटम जो है वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनसे मिलकर बना है और एटम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, जब हम एक प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं वो जरूरी नहीं आइडेंटिकल हो, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये लिखो। कोई आपसे ये सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि सबसे पहली थ्योरी जो थी वो किसने दी थी। वो लेवल जीडी के बच्चों का होता है, आप लोगों का नहीं है। आपको 4 पॉइंट देंगे जिसमें से 3, 3.5 आपको ऐसे लगेंगे चारों उसी नहीं दिए थे। अब निकालो कौन सा नहीं दिया था। ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई सीधी सी बात है कि किसी की थ्योरी को आपने नकार दिया तो कोई ना कोई एक तो एक पॉइंट मिलना चाहिए ना जिसके ऊपर आपने उसको नकारा है, वो लिखो। हो गया क्लियर? डाल्टन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है? इसको बनाना मत भूलना, ये बना लो। क्लियर हुआ प्राची? बढ़े आगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल आया जो दिया थॉमसन है ना, और इसको हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। अब अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो, यहां देख रहे हैं, तो एटम का थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म हमको यहाँ पे नजर आता है। तो जब आप पिक्चर बनाते हो हमेशा आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाती है कि थ्योरी किस लिए दी गई है, इसलिए पिक्चर को बनाओ। अब देखो थॉमसन ने क्या बताया। थॉमसन ने बताया भाई ऐसा नहीं है कि कुछ और पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होंगे या इनडिविजिबल होगा। थॉमसन ने क्या बताया कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है। कैसे? ये बनाया हम लोगों ने, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का है। ग्रीन जो भी आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज बना दिए, ठीक है।
पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा एक गोला है और इस पॉजिटिव चार्ज के गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं इसको? अब ये जो पूरा का पूरा पिक्चर उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या बताया कि भाई पुडिंग तो हम लोग इतना नहीं खाते कि अगर आप सोचो आपने खीर बनाई है ना, खीर बनाई तो खीर के अंदर जैसे किशमिश होती है, तो आपकी पूरी की पूरी खीर जो है वो है एक एटम और उसके अंदर जो किशमिश आपने डाली है, काजू डाल लो भाई, जो तुमको अच्छा लगे खाने में वो डाल लो, अपनी खीर है। अच्छा काजू का दे देते हैं, चलो हाँ, तो मेरी मर्जी ना, मैं तो अपनी खीर में किशमिश डालूंगी, तो मैंने किशमिश डाल ली और तुम काजू डाल लेना। तो काजू या किशमिश जो हम खीर के अंदर डालते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। उन्होंने तो अलग तरह का बनाया था प्लम पुडिंग। प्लम जो है क्या होता है? प्लम, हाँ प्लम पता है, प्लम केक खाते हैं हम लोग, फ्रूट एक, हाँ। तो उन्होंने बोला जैसे हम केक को खाते हैं तो केक के अंदर जैसे हमको ड्राई फ्रूट नजर आते हैं, तो पूरा केक जो है मतलब बेस जो है वो क्या है? पॉजिटिव, और उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोगों को बिखरे हुए नजर आते हैं। ये उनका सिंपल सा एक उन्होंने यहाँ पर हमको मॉडल और लाके दे दिया। अब मुझे बता सकते हो कि इस मॉडल जो है इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो लोगों को पसंद नहीं आई? अच्छा है खीर से तुलना कर दी भाई उसकी। हम जब एटम को देखते हैं, एटम देखा तो है ना पहले कभी किसी ने? नहीं देखा? चलो अभी दिखा देंगे तुमको। हम जब एटम को देखते हैं तो वो एटम इस तरह का नजर नहीं आता। उन्होंने दो चार्जेस जरूर बताए कि एक प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर नेगेटिव चीजें डली हुई हैं, लेकिन एक्चुअली में न्यूट्रॉन नहीं बताए, पहली चीज। और दूसरा, इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो एटम के अंदर नहीं पाया जाता। तो क्या हुआ कि अब नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है उसमें उन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किए, यहां से इसके ऑब्जेक्शन आए। अब इस पूरे मॉडल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद करना है। सबसे ज्यादा खास दो ही चीजें होती हैं, जो या सबसे पहली होती है या सबसे आखिरी। सबसे पहली चीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहां से शुरुआत होती है। उसको क्यों नकारा भाई? और जब हम डाल्टन की बात करते हैं तो डाल्टन के मॉडल के अंदर बहुत सारी कमियां थी, तो वो कमियां हमेशा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट मॉडल हम देखेंगे जो सबसे, हम ऐसे बोलते हैं सफलतम मॉडल में से एक है। कमी थी लेकिन हम लोगों को इसी मॉडल से एक्चुअली में एक पिक्चर मिली थी हमारे एटम की, वो है रदरफोर्ड का। अब इसके अंदर मॉडल के साथ में एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डाल्टन, एक रदरफोर्ड, दोनों से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने सीधा सीधा मॉडल नहीं दे दिया, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया। पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनको यूज किया, और इसके साथ में लिखना अल्फा पार्टिकल क्या है? डबली चार्ज्ड हीलियम। डबली चार्ज्ड हीलियम। अगर हम हीलियम को देखें तो हम हीलियम को कैसे लिखते हैं? फर्क पता चल रहा है? चार्ज उसके ऊपर डबल हो गया, डबली चार्ज्ड हीलियम है। सोर्स क्या है? रेडियम। रेडियम को काम में लिया था। रेडियम जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, साथ साथ लिखेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसी से अल्फा पार्टिकल निकले। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी का ही है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। गुड, निकल गए? किससे निकले? रेडियम से निकले। कौन से निकले? अल्फा पार्टिकल निकले। गुड। अब देखो स्पीड 16,000 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी तेज है।
गति उनकी, किनकी? अल्फा पार्टिकल की। और ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इनको किससे टकराया गया? एक बहुत पतली गोल्ड फिल्म से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट याद रखना बेटा, एक्सपेरिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वापस सुनो, सोर्स क्या है? रेडियम, उससे निकले अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल जाके टकराए लाइक अ बुलेट किसी कागज से, और वो कागज किसका बनाया गया? गोल्ड फॉइल का। फाइन। अब जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगे तो क्या रिजल्ट होगा? इसको डिटेक्ट करने के लिए चारों तरफ लगाई गई एक स्क्रीन जो थी ZnS, जिंक सल्फाइड। अब होता क्या है कि जब भी अल्फा पार्टिकल इस ZnS की स्क्रीन से टकराएंगे तो एक स्किंटिलेशन या एक चमक आएगी, तभी तो उनको पता चला ना कि उन्होंने क्यों लगाया। तो आप ऐसा बोल सकते हो ये ZnS जो है वो एक तरह की फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। जब भी इसे अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो एक चमक निकलेगी जिससे पता चलेगा यहां पर अब ये अल्फा पार्टिकल जो है वो टकराएगा। हमें थोड़ी ना दिखेगा अल्फा पार्टिकल, लेकिन अल्फा पार्टिकल अगर इस स्क्रीन से टकराएगा तो उसकी चमक से हम उसकी पोजीशन को पता लगा सकते हैं। क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट? ये देखो, ये रेडियम, ठीक है, रेडियम से क्या निकल रही है? अल्फा रेज। स्लिट का मतलब क्या होता है? एक दरार जिसमें से ये रेडियम, ये जो अल्फा पार्टिकल है एक ही दिशा के अंदर जाएंगे, स्कैटर्ड नहीं होंगे। फाइन। अब यहां पर ये लगाया गोल्ड की फिल्म, ठीक है, और ये ZnS स्क्रीन। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो अगर अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराने तो ये स्टार दिख रहा है, ये स्किंटिलेशन है, चमक आएगी जिससे आपको इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। यहां से यहां तक तो आपको अल्फा पार्टिकल नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही पीछे जाके टकराएंगे कहीं पर भी, यहां कहीं पर भी, तो वहां पर हमको पता चल जाएगा अल्फा पार्टिकल की पोजीशन या फिर उसका जो कोण है वो ये है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? किया क्या उन्होंने? एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकले, एक गोल्ड की फिल्म लगाई बहुत पतली, कागज से भी पतली, उससे टकराएंगे और कहां पे टकराते हैं उसकी पोजीशन देखने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया? पीछे की तरफ एक स्क्रीन लगा दी। तीनों चीजें याद है? डन। अब जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको उम्मीद किसी और चीज की थी, बट हुआ कुछ और ही। तो उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे, फिर निकालेंगे कि उनके कंक्लूजन क्या है। पहले ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है उन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल के थ्रू निकल गए, सीधा सीधा निकल गए, मतलब टकराए और सीधा निकल गए। उनको कैसे पता चला सीधा निकले? चमक से। पीछे अगर यहां से निकलने वाली कोई गोली बिल्कुल सीधे जाके लगती है तो आपको कैसे पता चलेगा गोली गई? आपको उसके निशान से पता चलेगा इस डायरेक्शन में गई। क्लियर है? उसके अलावा कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि 90 डिग्री से कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। समकोण नहीं था, 90 नहीं था, लेकिन समकोण से कम कोण के ऊपर थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, अपने राह से थोड़े से भटक गए। कुछ ऐसे थे जो कि मोर देन 90 पे डिफ्लेक्ट हुए, 90 से ऊपर, और बहुत कम ऐसे थे जो कि वापस आ गए। बिल्कुल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब उन्हें ये 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला। 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है बच्चे? क्या बोल रहे हैं हम लोग? नहीं, 180 डिफ्लेक्शन मतलब टकराया और वापस आ गया। तो उन्होंने ये डिफ्लेक्शन देख के कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमने गोली चलाई और वो किसी कागज से टकरा के वापस आ गई, पुनः वापस चलेगी। तो ऐसा बहुत ही कम जो पार्टिकल्स थे उनके साथ में हुआ। ऑब्जर्वेशन समझ में आया? क्लियर? तो कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ 90 से कम पर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ 90 से ज्यादा पर डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही कम ऐसे थे जो रीबाउंड हो गए, वापस आ गए।
टकराए और वापस आ गए, जैसे सामने कुछ आ गया उससे टकरा कर रजनीकांत की गोली वापस आ जाती है, बिल्कुल वैसे। अब उन्होंने उसके बेसिस पर ये मॉडल जो है हमको दिया, ध्यान से देखो। उन्होंने क्या बताया कि ये हमारा पूरा का पूरा एटम है, बीच में दिख रहा है, ये एटम है। अब इस एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा का सारा एक जगह है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं 10,000 में से कोई एक पार्टिकल था जो इस तरह से आया, ये दिख रहा है डिफ्लेक्शन, ये वाला कोई एक। और ऐसा तभी हो सकता है जब पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक जगह हो। अगर हम थॉमसन के मॉडल को देखते हैं, यहां पर प्लम पुडिंग को इमेजिन करो जिसमें ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो क्या होता, मैक्सिमम पार्टिकल इस तरह से रिफ्लेक्ट होते, पर ऐसा हुआ नहीं, कोई एक पार्टिकल गया, ज्यादातर सीधा का सीधा निकल गए, कुछ 90 से कम, कुछ 90 से ज्यादा। तो ये 90 से ज्यादा, ये 90 से, सॉरी ये 90 से कम है, वो 90 से ज्यादा। क्लियर है? अब इसके बेसिस पे उन्होंने हमको एक नया मॉडल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको हम अभी तक पढ़ते हैं, उस मॉडल का बेस जो है वो एक्चुअली हम लोगों को रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक, ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सीधे निकल गए, एक वापस मुड़ गया, कुछ 90 से ज्यादा, कुछ 90 से कम। ओके, तो रदरफोर्ड का मॉडल अभी पढ़े। उससे पहले कल गणेश चतुर्थी थी पर हम लोगों की क्लास नहीं हुई, तो गणेश चतुर्थी के पर्व की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब गणेश चतुर्थी के पर्व पर जो शौर्य भारत है वो आप सब लोगों के लेकर आए हैं। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे डिफेंस के, उनके ऊपर फ्लैट 25% का डिस्काउंट। तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं, सैनिक स्कूल का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का है, तो उसके ऊपर आपको ये 25% का डिस्काउंट मिलेगा 19 सितंबर तक। ठीक है, चलिए जी, अब कंक्लूजन देख लेते हैं हम अपने रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम जो है वो मेनली खाली है, कोई पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ पुडिंग या खीर हमको नहीं दी गई है भैया, ये खाली है। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन कैसे निकाला होगा बताओगे क्या कोई मुझे? खाली है, ये क्यों बोला खाली है? कुछ भी नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब वो ना तो इलेक्ट्रॉन से टकराए, ना प्रोटॉन से टकराए, न्यूट्रॉन की तो छोड़ी तू। तो इसलिए उन्होंने बोला मोस्टली जो एटम होता है वो खाली है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत लिटिल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा? काफी कम रेस की जो टकराते हुए, बिल्कुल। जब भी हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे थे जो कि अपने पास से डेविएट हुए, 90 से कम हो या ज्यादा हो। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक छोटे से रीजन में रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ऐसा क्यों कहा होगा? सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा मिला हमको जो हमारी तरफ वापस आ गया मुड़ के, इसीलिए। और इसीलिए हम इस मॉडल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक, हम जो मॉडल आज पढ़ते हैं उसका बेस यही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। तो अब उन्होंने क्या बताया, ये देखो, ये बनाएंगे आप। पॉजिटिव चार्ज एक जगह है और उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसा रदरफोर्ड ने हमको दिया। हम भी आज ऐसे ही पढ़ते हैं, बट इसके अंदर एक थोड़ा सा एडिशन है बस। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज बीच में है और उसके चारों तरफ नेगेटिव है। थॉमसन के मॉडल से बिल्कुल उल्टा मॉडल। उन्होंने क्या बोला? पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव है। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर नेगेटिव है और सेंटर में कहीं एक पॉजिटिव चार्ज हमको मिलता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। गलती क्या हुई होगी? हम रदरफोर्ड का मॉडल क्यों नहीं पढ़ते आजकल? अभी बोर्ड साहब को थोड़ा सा क्रेडिट तो हम भी देंगे। क्यों? अच्छा खासा मॉडल हमको यही तो दिया ना, यही मॉडल है हमारा। उन्होंने ये बताया कि भाई पॉजिटिव है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं।
अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते एनर्जी को गेन करेंगे या एनर्जी को लूज करेंगे, और अगर वो एनर्जी को लूज करेंगे तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली सिंक हो जाएंगे न्यूक्लियस में और एटम की कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। बस ये एक ऑब्जेक्शन था जिसको नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है उन्होंने दूर कर दिया। क्लियर? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है आफ्टर डाल्टन, तो डाल्टन या रदरफोर्ड, क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल चीजें हैं जो उन्होंने बताई थी। यहां तक क्लियर है? चलिए जी, अब हम आते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ये वो मॉडल है जिसको हम आज पढ़ते हैं। हम आज जैसे अपना एटम देखते हैं वो बिल्कुल हमको ऐसा नजर आता है। तो ये देखो, पहली बात तो ये कि बोर ने अपना जो मॉडल दिया वो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने सारा अडेप्टेशन वहीं से लिया कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, पर थोड़ी सी गलती रह गई, उस गलती को इन्होंने यहाँ सुधारा। तो कैसे सुधारा? एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का बना हुआ होता है जो एटम के पूरे मास के लिए जिम्मेदार होता है। न्यूक्लियस का मास इज एटॉमिक मास। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ये चीज हमारे रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी। ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई आप बोल रहे हो ये एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एक फिक्स पाथ में घूमता है जिसे हम लोग बोलते हैं और इस ऑर्बिट की रेडियस और एनर्जी फिक्स रहती है। अब यहां पर ये मैंने नील बोर का बनाया है, इसके साथ में एक बार रदरफोर्ड का भी देख लो। यही बताया, फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल, बस यही एक चीज थी जिसको उन्होंने कंप्लीट करके उस मॉडल को ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने ये अडेप्टेशन वहीं से लिया है। कहां से? रदरफोर्ड के मॉडल से। तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 100%, लेकिन उनका एक रास्ता होता है जो फिक्स होता है, और इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो इस रास्ता भी फिक्स है, इसकी एनर्जी भी फिक्स है और इसकी रेडियस भी फिक्स है, इसकी त्रिज्या भी जो है वो फिक्स है। जब भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा तब ना तो वो किसी तरह की एनर्जी को एमिट करेगा और ना ही लूज, ना तो गेन करेगा और ना ही लूज। बस यही एक चीज थी जो रदरफोर्ड के अंदर कमी रह गई थी। भाई उन्होंने ये बताया कि घूमते तो हैं, लेकिन व्हाट इफ दे लूज एनर्जी और गेन एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तब तो अनस्टेबल हो जाएगा। इन्होंने बताया कि जब तक वो इसी रास्ते के अंदर घूम रहा है तब तक वो कुछ नहीं करेगा, और जब वो कुछ नहीं करेगा वो इस न्यूक्लियस के अंदर सिंक भी नहीं होगा। क्लियर है? तो उन्होंने बताया कि हम इनको बोलते हैं ऑर्बिट। क्लियर हुई ये बात? इसके अलावा एक चीज और, जब हम इन ऑर्बिट्स को देखते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट या बोर एनर्जी लेवल। स्टेशनरी स्टेट्स क्यों कहते होंगे? स्टेशनरी क्योंकि वो रुके हुए एक जगह। कौन रुका हुआ है? ऑर्बिट रुके हुए हैं। ऑर्बिट रुके हुए हैं जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन की एक ही अवस्था है, वो उस अवस्था से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि आपको एक सर्कल बना के मैंने दे दिया और मैंने बोला कि उसी सर्कल के अंदर घूमते जाओ, बस वो घूमते रहेंगे। अब अगर एनर्जी इनको दी जाती है तो ये एक्साइटेड हो जाएंगे, मतलब आप डेलिबरेटली दे रहे हो एनर्जी तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे, और अगर एनर्जी इनसे ले ली जाए तो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर चले जाएंगे, मतलब लोअर स्टेट में चले जाएंगे। अब देखो क्या है,
बना लो इनको। कैसे बनाओगे? ये पॉजिटिवली चार्ज आपका न्यूक्लियस, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ऐसे। तो इनको हम लोग कैसे लिखते हैं? KLMN। गुड। हमारे लिए एटम का सबसे वैलिड मॉडल जो है वो यही मॉडल है, जिसमें हम लोग इन शेल को या ऑर्बिट्स को पढ़ते हैं। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पास कौन सा होगा? K। उसके बाद अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।